भाषण पे, मेरे पास जैसे नाम संशोधन पे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज इस सदन में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, और उन्होंने वाकई इन लाइनों को अमर कर दिया कि ये हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने हाथों पे लिखी लकीर मोड़ जाऊंगा, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, तेरे सामने वो तस्वीर छोड़ जाऊंगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वो तस्वीर छोड़ी, वो संविधान छोड़ा हमारे पास, और उस संविधान के नाते सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, और आज अयोध्या में रामलला विराजमान है, और ये आपकी सरकार के उपस्थिति में है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। आज के युवा, ये एक बड़ी अच्छी कविता है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी जरूरी है। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम का दावा देने वाली ये सरकार, राम राज का दावा देने वाली ये सरकार, आज जगह जगह पर खुलेआम जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं अगर अपने विधानसभा और अपने जनपद की बात करूं, दिन दहाड़े प्रजापति समाज के 2 बच्चों को गला रेत करके मार दिया गया, एक पटेल समाज के डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। मेरी विधानसभा में बिशुनपाल व्यक्ति की हत्या कर दी गई मार के, साथ ही साथ मल्हनी विधानसभा में एक सुनार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अध्यक्ष जी, IIT BHU की एक छात्रा के साथ जो वारदात हुई वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से उसके साथ सड़क पे खुलेआम दुष्कर्म किया गया, और ऐसी ना जाने कितनी हजारों वारदातें हैं जो रोज हुई जा रही हैं। आप क्या कहते हैं, क्या ये पुलिस की नाकामी है, क्या ये पुलिस की गलती है, या ये उन युवाओं की गलती है जो आजकल क्राइम की ओर बढ़ता चला जाता है, जा रहा है, क्रिमिनल बनता चला जा रहा है? नहीं, ये आपके सरकार की नाकामी, ये आपके सरकार की गलती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आज जिस सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ सोचना चाहिए, जहां एक माँ बाप अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब उस बच्चे का समय आता है तो ना उसके पास रोजगार है, ना उसके पास कारोबार है। इस विफल सरकार में एक बच्चा अपने आप को सफल करने की होड़ में आज क्राइम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, अगर मैं क्राइम की बात करूं तो उसकी पुष्टि यह भी करता है कि आज जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अभी तक आपने अपना डीजीपी जो नियुक्त किया है वो भी कार्यवाहक ही रहे हैं, अभी तक कोई आपने परमानेंट डीजीपी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अगर हम बात करें तो रामचंद्र जी ने तो शबरी के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने तो केवल सुग्रीव और हनुमान को गले लगाए, और साथ ही साथ चाहे वो अहिल्या हो या फिर वो निषाद राज, सबको अपनाया। अगर वो चाहते तो वो रावण को हराने के लिए बड़े बड़े राजाओं के साथ संधि कर सकते थे, वो चाहते तो बड़ी बड़ी सेनाओं को ला सकते थे, लेकिन उनकी सेनाओं में कौन था? उनकी सेनाओं में थे वो गरीब, उनकी सेनाओं में थे वो दलित, उनकी सेनाओं में थे वो पिछड़े। उन्होंने उन्हें क्यों जोड़ा और उन्हें क्यों साथ लेकर के आए? वो इसलिए साथ लेकर के आए क्योंकि वो उन्हें यह एहसास कराना चाहते थे कि आपके अंदर वो ताकत है, आप सक्षम हैं, आप सशक्त हैं। आज रामराज का दावा करने वाली ये सरकार पीडीए की, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी पड़ी। आज अगर हम बात करें शिक्षा में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले को आज तक कोई भूला नहीं है, और बार बार इस सदन से उसकी गुहार लगाई जा रही है। आज अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो RML हो, चाहे वो SGPGI हो, आज ये अगर प्रोफेसर्स की भर्ती की बात आती है तो वहां जगह जगह पर आरक्षण का हनन हो रहा है और जगह जगह पर गलत तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। आज भी 112
संवाद अधिकारी के रूप में काम करती थी, वो अपनी नौकरी के लिए गुहार लगा रही हैं। आज आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारे देश की गरीब जनता को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। अध्यक्ष जी, आज 2-2 हजार की पगार पे उन लोगों से 8-8, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। ये स्थिति है आपके सरकार। अध्यक्ष जी, बड़े वादे किए गए, इन्वेस्टर समिट मीट की वादे किए गए, ना जाने कितने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी सरकार लेकर के आई, लेकिन आज धरातल पर अगर देखा जाए तो ना भी इन 7 वर्षों में ना तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखता है, ना तो कोई नया एम्स दिखता है, ना तो कोई नया NIT दिखता है, ना IIT दिखता है, ना MIT दिखता है, और बहुत लंबी कतार है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके इन बड़े इन्वेस्टमेंट्स में रोजगार और व्यापार सिर्फ और सिर्फ कागजों पे दिखाई देते हैं, हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देते। आज हमारे देश का युवा कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश से पलायन करके दूसरे देश में जाने के लिए तैयार है। ये सच में बड़ा ही शर्मनाक है। अगर हम बात करें आज थाने की, तहसील के और अधिकारियों के ऑफिस की, तो ये समझ ले अध्यक्ष जी कि ये सरकारी जितनी भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और कुछ भी नहीं। आज अगर जमीन का नाप होता है तो वो जमीन के नाप जो है वो मौखिक रूप में आदेश होते हैं। आज तो लिखित भी बंद हो गया है, क्योंकि जब जितनी रिश्वत आती है उस हिसाब से ये नाप बदल जाते हैं। अध्यक्ष जी, ये आपकी सरकार बार बार जनता के मूलभूत अधिकारों के लिए जब भी विपक्ष ने आवाज उठाई है तो हमेशा ये आवाज आती है कि अरे जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे, जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उस तब से लेकर के अध्यक्ष जी आज तक का अगर कार्यकाल देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी ने 12 साल सत्ता पे राज किया है तो आपको 13 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मैं आज आपको ये बता सकती हूं कि समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाइन बनवाई, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनवाया, समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, एकाना बनवाया, मेदांता बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट बनवाई। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बच्चों को साक्षरता देने के लिए जगह जगह लैपटॉप बांटे, उन्होंने बेस्ट पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, आज जहां पे सीएम बैठते हैं, लोक भवन बनवाया, एम्बुलेंस दिया और साथ ही साथ डायल 100 दिया, जिसे आज आप 112 के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात करें तो आपके पास आज भी सिर्फ कागज ही हैं और कुछ भी है नहीं आपके पास, तो सिर्फ कोरे कागज लेकर के आप बैठे हैं और रामराज की बात करते हैं। और अध्यक्ष जी, अगर आज रामलला जी भी इन स्थितियों और परिस्थितियों में होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह अवश्य ही कहते कि राम राम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, राम नाम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं, सब कुछ है बस राम नहीं। मैं सिया राम को नमन करती हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री हरि प्रकाश, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको चिकित्सीय इलाज के लिए क्या कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम देश को जब विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा हमारे स्कूल हैं, हमारे बच्चे हैं और उनके शिक्षा की गुणवत्ता है। और उनके शिक्षा की गुणवत्ता कब हम सुनिश्चित कर पाएंगे? जब हमारे शिक्षक वो मजबूत रहेंगे, जब उनका हेल्थ मजबूत रहेगा। आज ये प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक हैं आज वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो। तो ऐसी स्थितियों में जबकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उन स्थितियों में आपकी सरकार के द्वारा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में क्या कोई ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ के द्वारा हमारे शिक्षकों के लिए किए गए हैं जिसमें बढ़ती हुई चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, जिनका कि आंकड़ा यहाँ तक पहुंच रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो 97% तक मोर्टेलिटी रेट चली जाएगी और 47% तक इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इन गंभीर बीमारियों को समझते हुए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ रिलेटेड क्या किए गए हैं?
और अगर नहीं किए गए हैं तो इनके बारे में क्या सरकार कोई भी विचार कर रही है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में शिक्षक में महिलाओं के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और जो महिला गर्भावस्था के बाद से लेकर के जब तक उसका बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक अगर वो महिला की पोस्टिंग उनके गृह जनपद के अलावा अगर कहीं दूर कर दी जाती है, उन सिचुएशंस में उनके बच्चे को पालन पोषण, उस पर ध्यान देना और साथ ही साथ उनका काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या सरकार महिलाओं की हितैषी बनते हुए जो भी हमारी महिला शिक्षक हैं जिनका बच्चा 5 साल या उससे कम उम्र का है, उन्हें उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दिलाने की कार्यवाही या दिलाने का अवसर देगी? धन्यवाद। 51 में भी कहा है और मैं कुछ चंद बिंदुओं पे बोलना चाहूंगी। अगर आप बात उन्होंने नहीं कही हो, कोई ऐसा विषय हो तो बताइए। जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जो 2022 का रिक्रूटमेंट आया है जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है, आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एसटी कम्युनिटी हो, उसमें एसटी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट्स पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया गया था और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, कौशल किशोर जी, ब्रिजलाल जी, गौरी शंकर वर्मा जी और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पे बोला था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा और आपके कहने के बाद आर्टिकल 13 केजीएमयू के तहत एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। और सर, इसमें जो कमेटी बनाई गई है ये 3 मेंबर्स की कमेटी है। पहले जो मेंबर हैं वो सर डीजीएमई के पोस्ट पे हैं जो कि ऑलरेडी इसके कार्यदायी संस्था के ऑलरेडी मेंबर हैं। दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं वो आरएमएल के 2 प्रोफेसर्स हैं जो कि इनके वाइस चांसलर के अंदर ऑलरेडी इनके अंडर में काम करते हैं। तो सर, जब जो 3 लोग इसमें मेंबर बनाए गए हैं आर्टिकल 13 के तहत इसकी जांच के लिए, वो ऑलरेडी जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तब उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो अब इसकी जांच में किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डिसीजन देंगे इस पे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी कमेटी बनाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है, जिस तरीके से पीडीए चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनका हक इस सरकार में बार बार मारा जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि केजीएमयू की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है, क्या हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें? और जैसे कि बताया गया कि आरएमएल में भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है जब वो आरएमएल में डायरेक्टर के पद पे रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें, जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट से नहीं भरी जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको भरा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि मौखिक रूप से विधान परिषद में इसके लिए आश्वासन मिला था और आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट चलते रहे, इंटरव्यू चलते रहे और कहीं भी इस पे वीसी के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। ये अपने में दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अभी भी सर इंटरव्यू चल रहा है और सर केजीएमयू की मेंबर बनी हूं तब से लेकर के अभी तक में कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई जा रही है। ये दर्शा रहा है कि विधायिका कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर होती चली जा रही है। सर, वहां पे 2 टीम्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होता है और एक कोर्ट मेंबर्स का होता है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य यहाँ सदन से वहां पे एज ए मेंबर चुन करके जाते हैं उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर मिले ताकि इस तरीके के जो भी हरकतें हो रही हैं उस पे अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रानी, माननीय मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।